नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान की पहली क्लास ले रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संविधान सभा। आइए देर न करते हुए हम संविधान सभा के बारे में पढ़ने की प्रयास करेंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे कि जो संविधान सभा थी वो आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ और उसने भारत के लिए संविधान का निर्माण कैसे किया। तो जब देखते हैं सबसे पहले तो ये हमारे समझ में आता है कि संविधान सभा के बारे में एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा के बारे में पहली बार बात किसने की थी। पहली बार जो बात की थी संविधान सभा के बारे में वो किसने की थी। तो इसका सही सा आंसर जो हो जाता है वो है महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के संदर्भ में पहली बार कोई बात रखी थी। पहली बार उन्होंने संविधान के सभा की मांग की थी। तो अगर प्रश्न ऐसे कभी आ जाए कि भारत में संविधान सभा के बारे में पहली बार बात किसने रखी थी तो ये थे महात्मा गांधी ने। इन्होंने 1922 में, अब 1922 में संविधान सभा के विषय में अपनी बात रखी थी और कहा था भारतीयों के लिए जो संविधान बनेगा उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये पूछा जाए आपसे कभी कि संविधान सभा के लिए प्रस्ताव कौन लाया था, एक संविधान सभा होनी चाहिए, इसका प्रस्ताव कौन लाया था। तो वो लाए थे एम.एन. रॉय। कौन लाया था? एम.एन. राव जो थे, एम.एन. राय जो थे, मानवेंद्र नाथ राय। तो एम.एन. राव ने सबसे पहले संविधान सभा के संदर्भ में एक प्रस्ताव लाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो आप ये इतना जान गए होंगे कि संविधान सभा के विषय में सबसे पहले गांधी ने बात रखी, उसके बाद एम.एन. राय ने एक प्रस्ताव लाए जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारतीयों को संविधान के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो संविधान सभा के विषय में जो सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो मिलती है अगस्त प्रस्ताव से। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कब आया था? 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। इसे लाने वाला था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो उस समय का वायसराय यानी गवर्नर जनरल था, वो लाया था क्या? ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। अब 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो एक प्रस्ताव लाया संविधान सभा के लिए और पहली बार उसने ये स्वीकारा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, भारतीयों को संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। लेकिन भारतीयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसका कारण क्या था? क्या कारण था कि लॉर्ड लिनलिथगो के इस प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया? इसका कारण था कि वो ये कह रहे थे, इस प्रस्ताव में ये कहा गया था, अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके बिना संवैधानिक प्रक्रिया में जो भी बन रही प्रक्रिया है उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। क्या कहा कि जो मुस्लिम है, यानी चूंकि मुस्लिम लीग जो थी वैसे ही संविधान के उतने खिलाफ थी कि जैसे वो नहीं चाहती थी कि भारत में वो एक अलग अपने को देखना चाहते थे, इसलिए तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो इसलिए, लेकिन अंग्रेज कह रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव के तहत कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी परिवर्तन होंगे वो बिना मुस्लिम लीग की सहायता से संभव नहीं होंगे। तो इसलिए भारतीयों ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम इस प्रकार के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं। इसके बाद सन 1942 में एक प्रस्ताव आया जिसे कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में आया और इसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी।
और चूंकि भारत, ये इसमें एक चीज कह दी गई कि इस वाले प्रस्ताव के तहत कहा गया कि संविधान सभा जो बनेगी, संविधान सभा जो बनेगी उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। क्या कहा? मुख्यतः भारतीय होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। भारतीय चाहते भी थे, भारतीय जो थे वो ये चाहते भी थे कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय हों। भारतीय मुख्यतः क्या, वो ये चाहते थे कि सभी लोग जो हों, संविधान सभा के जितने भी मेंबर हों, वो कौन हो? वो सारे के सारे भारतीय हों। लेकिन अंग्रेज ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि मुख्यतः भारतीय होंगे। इसका मतलब आप समझते हैं, वो चाहते थे कुछ लोग अंग्रेज भी होंगे, और भारतीयों को ये पसंद नहीं आया। इसीलिए गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है और बन सकता है आगे भी, कि किस प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसके अलावा नेहरू ने इसे जंग लगी कील कहा। नेहरू ने क्या कहा? जंग लगी कील, जंग लगी कील कहा। नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव जंग लगी कील है, जिसका कोई कार्य नहीं है, और इसे अस्वीकार कर दिया। अब बात आती है जिस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, जिस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, वो प्रस्ताव या वो मिशन था कैबिनेट मिशन। वो था कैबिनेट मिशन। बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये क्या है? कैबिनेट मिशन। अंग्रेजों ने जब देख लिया कि भारतीय किसी भी प्रस्ताव से नहीं माने और उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होने लगा, तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि ब्रिटेन में, इस समय ब्रिटेन में एटली की जो सरकार थी, एटली की जो सरकार थी, उसमें से 3 लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल भारत आया। ये 3 लोगों का जो प्रतिनिधित्व मंडल था, ये भारत आया, और इसने कैबिनेट मिशन कहा गया। इसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया, क्योंकि एटली के कैबिनेट के 3 मंत्री, एटली की कैबिनेट के 3 मंत्री इसमें आए थे भारत, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। वो 3 मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे जो भारत आए थे, जिन्हें ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो भारत की संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वो 3 व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन में। एक थे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो भारत आए थे, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इसके अध्यक्ष, इस मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे, जो कि अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? पैथिक लॉरेंस संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था, उसके क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन के सुझाव पर कई बार ये प्रश्न आया है, नोट करके लिखेंगे कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसी आधार पर संविधान सभा का गठन हो गया। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था, तो संविधान सभा में 389 सदस्य टोटल निर्वाचित हुए। कितने सदस्य हुए? 389 सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित हुए। ठीक है, कैसे कैसे थे ये 389 सदस्य, उनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 389 सदस्य चुने गए थे। और एक बात है, 389 ही क्यों चुने गए थे? अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 ही क्यों थी, माना जाता है कि उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तब भारत की जो वो जनसंख्या थी, वो लगभग
40 से 42 करोड़ के आसपास थी। कितनी थी? 40 से 42 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब ये था कि प्रत्येक 10 लाख पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनकर आया था। कितना? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को संविधान सभा में चुना गया था। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य को चुना गया था। 389 सदस्य थे। इसमें से कैसे कैसे 389 सदस्य थे, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 389 सदस्य। कितने सदस्य? 389। ये 389 जो सदस्य थे, इनमें 292 जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे। कैसे थे? निर्वाचित, जिनका निर्वाचन हुआ था, जिनका निर्वाचन हुआ था। यानी कहाँ से? अंग्रेज भारत। कहाँ से? अंग्रेज भारत। अंग्रेज भारत से यानी ब्रिटिश भारत से इनका निर्वाचन हुआ था, जिनका चुनाव हुआ था। ऐसे 292 सदस्य चुनकर आए थे। इसके अलावा 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। और इसके अलावा 93 सदस्य मनोनीत थे। कितने थे? मनोनीत थे। 93 सदस्य मनोनीत थे। जो देसी रियासत के राजा थे, उन्हें मनोनीत किया गया था। उन्हें क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। तो इस प्रकार से 389 सदस्य थे। अब ये अक्सर पूछा जाता है कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जिससे ये सदस्य चुनकर आए थे। तो एक था हमारा अजमेर, दूसरा था दिल्ली, तीसरा जो हमारा था वो कुर्ग था। कुर्ग कर्नाटक में है। और चौथा जो था वो था बलूचिस्तान। जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पीओके में है, तो हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में है ये बलूचिस्तान। तो ये जो हिस्सा है, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। अक्सर पेपर में आ जाता है इनमें से कौन सा चीफ कमिश्नरी प्रांत है, तो याद रखना अजमेर था, दिल्ली था, कुर्ग कर्नाटक था और बलूचिस्तान था। इनसे 4 सदस्य चुने गए थे। 93 सदस्य जो थे राजा थे, वो सीधे सीधे मनोनीत किए गए थे। 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। यानी अंग्रेज भारत ऐसा भारत जहां पर ब्रिटेन का सीधे सीधे शासन था, और जहां पे ब्रिटेन का सीधा शासन नहीं था, जहां पे राजा थे, वहां से 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो संविधान सभा का निर्माण शुरू हो गया, संविधान सभा का कार्य शुरू हो गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और हम ये मानते हैं कि यही संविधान सभा का क्या है? गठन है। इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आखिर स्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया? उसका एक कारण था कि इस पूरी बैठक में ये निर्णय नहीं हो पाया कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। ये ऐसा आखिर क्यों हुआ था? क्योंकि पूरा मतभेद रहा, कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। तो ये लास्ट में हुआ कि जो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ है उसको ही अध्यक्ष बना देते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया, और ये कहा गया ये अंतरिम अध्यक्ष होंगे। जब भी चुनाव होगा, कोई नया अध्यक्ष बनेगा, तब ये क्या हो जाएंगे? तब ये हट जाएंगे, उनकी जगह एक नियमित अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जो होती है संविधान सभा की, उसमें क्या होता है? उसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं।
स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हम देखेंगे कि संविधान सभा के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग थी वो इस अधिवेशन में यानी इस सम्मेलन में पहली जो बैठक थी उसमें शामिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई तो इसके बारे में चर्चिल का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल जो था ब्रिटेन का, उसका एक कथन है बहुत महत्वपूर्ण कि संविधान सभा वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा क्या वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन कौन? मुस्लिम लीग। मतलब मुस्लिम लीग चूंकि इसमें नहीं शामिल हुई है, बहिष्कार कर दिया है, इसलिए यह वो विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये चर्चिल ने कहा था। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये कहा जाता है कि पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 महिलाएं भी थीं, 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 महिलाएं थीं। देसी रियासतों के राजा भी नहीं आए और इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। तो इतना हम इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक बैठक हुई, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को एक बैठक होती है और बैठक में ये निर्णय होता है कि एक प्रस्ताव लाते हैं नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू एक प्रस्ताव लाते हैं जिसे उद्देश्य प्रस्ताव नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। आखिर ये उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ का? संविधान के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव आया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की दिशा और दशा को तय करेगा। लेकिन ये प्रस्ताव 13 दिसंबर को जब आया तो ये पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। पारित क्यों नहीं हुआ? इसके कई कारण थे। क्योंकि मुस्लिम लीग ने अभी तक सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, जो निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, वो नहीं चाहते थे कि बिना मुस्लिम लीग की सहमति से भारत का संविधान जो है वो बनाया जाए। इसलिए इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। इस प्रस्ताव को पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है, प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। तो जो नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे उसी को उद्देशिका या क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। और प्रस्तावना के बारे में कथन भी है। प्रस्तावना के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा ठाकुर दास भार्गव जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इसके बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। इसमें पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, क्योंकि कुछ लोग गलत प्रश्न लगा देते हैं। चूंकि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे तो उन्हें लगता है नेहरू ने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे उसे हमने पास कर लिया। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को वो पास हो गया।
इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ी। अंबेडकर जो थे उनका संविधान में महत्वपूर्ण स्थान था। अंबेडकर का संविधान में महत्वपूर्ण स्थान था और वो जब पहली बार चुनाव हुए थे तो बॉम्बे से चुनाव लड़े थे। कहाँ से चुनाव लड़े थे? बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। लेकिन क्या हुआ? हार गए। अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े लेकिन हार गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये बंगाल से, चूंकि इनका संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी था, इसलिए बंगाल की जैसर कुलना सीट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर संविधान सभा में आते हैं। होता क्या है, ये संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने जाते हैं। तो बॉम्बे से सबसे पहले चुनाव लड़ा लेकिन हार जाते हैं। इसके बाद ये चूंकि इनका जरूरी था संविधान में रहना, तो इसलिए संविधान सभा में रहना, तो बंगाल की जैसर कुलना एक सीट थी, उससे चुनाव लड़ते हैं और जीतकर संविधान सभा में आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि 1947 यानी हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होता है, तो उसी समय क्या होता है? पाकिस्तान और भारत का विभाजन भी होता है। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, तो बंगाल का जो हिस्सा है, जो पूर्वी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल था, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। पश्चिमी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, जो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सीट जो थी जैसर कुलना, तो जैसर कुलना जो सीट थी, जैसर कुलना, ये कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाती है। ये क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। इस कारण जो जैसर कुलना सीट से अंबेडकर चुनाव लड़े थे वो अब रिक्त हो जाती है, यानी अंबेडकर अब फिर से संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। लेकिन चूंकि अंबेडकर की संविधान सभा में बहुत ज़्यादा जरूरत थी, वो बहुत प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए बीजी खैर जो कि तत्कालीन बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे। बीजी खैर जो कि तत्कालीन बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, उनको राजेंद्र प्रसाद एक पत्र लिखते हैं, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, और वो बीजी खैर को एक पत्र लिखकर ये कहते हैं कि अंबेडकर जो हैं वो संविधान सभा में होने बहुत ज़रूरी हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए, उनसे कहीं से चुनाव लड़ाने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद जो बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर हैं, वो एम.आर. जयकर जो कि पुणे से संविधान सभा के सदस्य थे, एम.आर. जयकर, उनको इस्तीफा दिलवा देते हैं। क्या कराते हैं? उनको इस्तीफा दिलवा देते हैं। तो एम.आर. जयकर इस्तीफा देते हैं, तो वो सीट रिक्त हो जाती है और उसी सीट से, कौन सी? पुणे की जो सीट थी, पुणे से अंबेडकर फिर से संविधान सभा में आते हैं। इस प्रकार अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने थे। ठीक है, तो अक्सर ये प्रश्न आता है अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा के सदस्य थे? तो या तो आप कहेंगे, या तो ऑप्शन में होगा पुणे बॉम्बे से थे, या फिर जैसर कुलना जो बंगाल की सीट, शुरुआती दौर में वो बंगाल की जैसर कुलना सीट से संविधान सभा के सदस्य थे और बाद में वो पुणे से चुने गए थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।